नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 443 लेकर के। और आज है 27 जुलाई 2026 मंडे। और अगेन मैंने पिछली कहानी में भी आपको बताया था ना कि बस ऐसे ही चीज़ें याद आ जाती हैं। तो आज भी मुझे ऐसा याद आ रहा है कि 2017 में, ठीक है जी, 2017 में संभवतः आज ही के दिन जो हमारी रविवारीय परिचर्चा है उसका आगाज़ हुआ था 2017 में। और तब एक बहुत बड़ी घटना हुई थी बिहार में ख़ासकर, और उससे ये एक विषय निकला था। और फिर रविवारीय परिचर्चा की शुरुआत हुई थी करीब करीब। वो विषय कुछ बिहार की राजनीति से संबंधित था और नीतीश कुमार जी ने अचानक अपनी आदत के अनुसार पलटी मारते हुए अपने सरकार में कुछ फेरबदल कर लिया था। खैर, आज एक शेर सुना, अच्छा लगा तो सुनाता हूँ। यहाँ की बातें वहाँ बताने वाले, खुश रहते हैं आजकल आग लगाने वाले। यहाँ की बातें वहाँ बताने वाले, खुश रहते हैं आजकल आग लगाने वाले। सच को कोई नहीं सुनता है, सच को कोई नहीं सुनता है, और झूठ पर ताली बजाते हैं समाने वाले, झूठ पर ताली बजाते हैं समाने वाले। तो मुझे लगा शेर अच्छा है तो सुना देते हैं। खैर, अब हम आते हैं हमारे मुद्दे पर, और हमारा मुद्दा चल रहा है 2022 आबू कन्वेंशन। आबू पहुंच चुके हैं, लेकिन इस बीच में दो घटनाएं मुझे और याद आई जो छूट गई थी। जब मैं आज़ादी का अमृत महोत्सव या 75 साल हमारे इंडिपेंडेंस को हो गए थे, उसके बारे में आपको जब बता रहा था, तो एक घटना और थी जो छूट गई थी। उसी साल राजस्थान पत्रिका की तरफ से अजमेर में, खासकर राजस्थान पत्रिका जो अखबार है, जो सबसे पहला अखबार जिसके साथ हमने रिकॉर्डिंग शुरू की थी 20 मई 2016 को, ये जो लोग सुनते हैं उनके लिए विशेष। एक बात और अभी बोलनी थी मुझे जो याद आ गई। तो रक्षकों की राखी नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें हमारे जो सैनिक हैं, जो जवान हैं, जो सीमा पर तैनात हैं, उनको राखियां भेजी जानी थी। तो तकरीबन 100 से भी ज़्यादा राखियां रिकॉर्डिंग क्लब ने भी वहाँ उन जवानों के लिए भेजी थी। चूँकि आप सब जानते हैं, हम लोग लेने से पहले देने की भावना रखते हैं, तो हमको लगा एक नेक काम है, अच्छा काम है, करना चाहिए। तो ये एक बात जो थी मैं आपको नहीं बता पाया था। और दूसरी घटना तो खैर अभी आबू से संबंधित है, लेकिन एक उससे जुड़ी हुई एक बात याद आ गई कि मैंने कई प्रोग्राम में आपको कहा कि हमारी रीडर्स की टीम जो है ऑफिस में कामकाज कर रही थी, और हम अपने तरीके से
लगे हुए थे कार्यक्रम की तैयारियों में। लेकिन जनाब बात ऐसी है कि ये कन्वेंशन को लेकर के इस मामले में थोड़ा सा फेरबदल करना है। वो ये कि आपको मैंने बताया था कि हमारी टीम अपने तरीके से काम कर रही थी, मैं अपने तरीके से कर रहा था और आना जाना हमारा लगा हुआ रहता था मार्केट वगैरह में, और जयवंती मैडम ऑफिस से और बाकी चीज़ें संभाल रही थी। लेकिन मुझे याद आया कि जयवंती मैडम सितंबर तक दरअसल काम देख रही थी और सितंबर के बाद भी तकरीबन 5-6 अक्टूबर तक काम देख रही थी। उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी थी कि वो सीधे फिर 1 महीने बाद ही एक्टिव होती हुई नज़र आई, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ही ऐसी थी, उसमें उनके हाथ में भी कुछ नहीं था। तो ये बात मुझे जो मैंने बताई थी कि वो इधर संभाल रहे थे, तो वो थोड़ा सा मुझे सही करनी थी अपनी बात को, क्योंकि वो मुझे कुछ बात याद आ गई जिससे वो जुड़ी हुई है मामला कि क्यों नहीं कर पा रहे थे। मुद्दा ये है दरअसल। खैर, अब बात ये है दोस्तों कि कहानी जो भी आप 25-30 लोग सुनते हैं, हमारी टीम के भी कुछ लोग सुनते हैं, जाहिर है सुनना चाहते हैं तभी सुनते हैं, और सुनने के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सुनते हैं तो कम से कम ये पूरी लड़ाई कैसे लड़ी गई, ये पूरा सफ़र कैसे तय किया गया, किस किस तरीके से कहाँ कहाँ क्या क्या तरकीब लगाई गई, ये सब कम से कम याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। ये मुझे लगता है बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। बेशक काम हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता, बेशक साथ हर कोई नहीं चल पाता, लेकिन समय समय पर याद रखने से, सुझाव देने से किसी का तो कुछ नहीं जाता। तो बस मुद्दा इतना सा है कि आप अगर ये याद रखें, मान लो कि हाँ यार उस समय ये तकलीफ़ उठानी पड़ी, उस समय ये परिस्थितियाँ रही, उस समय वैसा करना पड़ा, तो मुझे लगता है कि मॉरल सपोर्ट काफ़ी हद तक उसी से ही मिल जाता है, हिम्मत उसी से मिल जाती है, और मोटिवेशन जो अक्सर मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा वही मिलता है। तो आज ये मन की बात, मेरे दिल की बात मुझे कहनी थी, जो सुनते हैं ख़ासकर, और जो दिल से सुनते हैं ख़ासकर, और जो इस कहानी का इंतज़ार करते हैं ख़ासकर। बेशक आप 10 दिन बाद सुनते हो, 20 दिन बाद सुनते हो, या कभी भी अपनी सुविधा अनुसार सुनते हो, लेकिन आप सब से मैं इतनी अपेक्षा कर सकता हूँ, इतनी उम्मीद लगा सकता हूँ। चलिए, तो साहब 6 नवंबर को हम पहुँच गए आबू। बात वहीं से अब शुरू हो रही है जहाँ पे ख़त्म की थी, और 6 नवंबर को जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी हमने मानसरोवर में वो की, रूम वगैरह लिया और जो भी लिखा पढ़ी करनी थी। और जो मैंने एक बात कही थी इंटरनेशनल कार्यक्रम की, तो वो दुबई से जो परिवार आने वाला था वो भी आ चुका था। कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा हुई, वहाँ जाकर के देखा अगले दिन 7 तारीख को तो बैनर पोस्टर भी लगा दिए गए थे। उन महान हस्ती के भी बैनर पोस्टर लग चुके थे जो उस समय हज़ारों किलोमीटर दूर विदेश जा चुके थे, जिनको बुलाने के हम सपने पाले हुए थे। बहरहाल, अब ये बातें याद करते हुए थोड़ा सा मन दुखी हो जाता है, लेकिन ठीक है, अब होने से कुछ लाभ नहीं हो, पुरानी बातें हो गई 4 साल। 7 तारीख का दिन इसलिए था दरअसल हमारे लिए कि उस दिन हमें जाना था फिर से माउंट आबू ऊपर, चूँकि प्रोग्राम था आबू रोड में, और माउंट आबू चढ़ाई पर है, ऊपर हिल स्टेशन है ना, इसलिए। और इस बार कार थी, आनंद यानी जो ड्राइवर है वो था, और मेरा भाई। संभवतः यहाँ पर मुझे याद नहीं आ रहा है कि विपुल मेरे साथ थे या नहीं थे, क्योंकि शायद पता नहीं उनका या तो कुछ काम आ गया था या कुछ
जो भी था, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा यहाँ पर। जो भी हो, हम वहाँ गए और सबसे पहले तो वो नगर पालिका हमको जाना था, जिला परिषद जो भी थी वहाँ पर, उसमें जाना था और परमिशन की बात करनी थी। लेकिन जाकर के पता चला कि जो हम सितंबर में उनसे बात करके गए थे वो भूल चुके। फिर वही नए सिरे से फॉर्मेलिटी हुई और किसी ने कहा कि ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, किसी ने कहा कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, कोई रोकेगा नहीं। दरअसल पार्किंग की भी बात करनी होती है, ट्रैफिक में भी बात करनी होती है कि भाई आते जाते कोई गाड़ियों को रोके नहीं, बसों को कोई रोके नहीं। तो ये सब भी रहा और उसके बाद में फिर हम नक्की झील और सब जगह गए और फिर लास्ट में हम गए होटल हिल लॉक। होटल हिल लॉक में जाकर के इस बार हमें दरअसल एक्चुअली भोजन का जो स्थान था वो देखना था कि हमारा लंच कहाँ होगा और लंच में क्या होगा। ये दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट थी। तो यहाँ जाकर के इस बात का खुलासा हुआ कि ये चीज़ें दाल बाटी चूरमा, बटर मिल्क और ये सब चीज़ें वहाँ पर होंगी भोजन में। और उन्होंने एक ही बात बार बार कही कि आपको इस बारे में बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तब तक हमने उनको समझा दिया कि हमारे दोस्तों की आवश्यकताएं क्या हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से वॉलंटियर्स भी, मतलब वेटर्स भी, सॉरी वॉलंटियर नहीं बोलना चाहिए यहाँ पर, तो हमारी तरफ से वेटर्स भी और पूरा मैनेजमेंट हम लोग रखेंगे, ध्यान रखेंगे, बस आप अपने लोगों को संभालिएगा। मैंने कहा ठीक है, उसके लिए हमारे वॉलंटियर्स हैं हमारे पास। उन्होंने गार्डन दिखाया, एक होटल के जस्ट सामने एक गार्डन था और उस गार्डन में वॉशरूम वगैरह भी था और ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। और उसी में उन्होंने कहा था कि हम टेबल चेयर्स लगा देंगे, तो जो लोग बुफ़े में लंच लेना चाहते हैं वो वैसे ले लेंगे और जो बैठ कर के लेना चाहते हैं वो वैसे ले लेंगे। और मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट और की कि हमें वो जो बैटरी वाला माइक होता है वो आपके पास तो होगा ही, वो भी हमें अरेंज करवाइए ताकि हम हमारे दोस्तों को इम्पोर्टेंट जो मैसेज है वो सर्कुलेट कर सकें, जो अनाउंसमेंट है वो कर सकें। तो यहाँ पे 7 तारीख को ये सब कुछ होने के बाद अब परेशानी ये थी कि मेरे ब्रदर को तो निकलना था। इस बीच में हमें जो मेन शांति वन है वहाँ से भी जो सामान लेना था वो सब भी हमने काम कर लिया था। रेडियो मधुबन में हमको जाना था, वो भी सब काम हमने कर लिया था। और अब यहाँ पर लोगों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। हर बार क्या होता है दोस्तों कन्वेंशन में, मतलब हर बार तो नहीं कहूँगा लेकिन ज़्यादातर टाइम में क्या होता है कि जैसे हमने टाइम दिया भाई 9 से 13 के बीच में हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, तो कुछ साथी रिक्वेस्ट करते हैं साहब मेरी ट्रेन तो इस दिन पहुंच रही है, मेरी इस दिन पहुंच रही है, मेरी इस दिन पहुंच रही है। तो जब हम किसी एनजीओ के साथ मिलकर के प्रोग्राम करते हैं तो वहाँ तो ये पॉसिबल हो जाता है, लेकिन हर जगह पॉसिबल नहीं होता है। होटल में तो अपनी चेक इन चेक आउट डेट रहती है, तो इसलिए वहाँ पर ये चीज़ें मुमकिन नहीं हो पाती हैं। लेकिन जब भी माउंट आबू में प्रोग्राम हुआ इस तरह का, या दाहोद में जैसे हुआ था, तो ऐसी जगहों पर 1-1, 2-2 दिन पहले भी लोग आते हैं तो मैनेज हो जाता है। जैसे इस मामले में इंदौर में भी, जब बेशक रिजॉर्ट में था लेकिन उनको भी हमने रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने काफ़ी सारे रूम्स हमको खोल करके दे दिए थे। वैसे हर बार लोग मान तो जाते हैं लेकिन कभी कभी मुश्किल होती है। पूरी में भी मान गए थे लेकिन फिर भी कभी कभी दिक्कत आ ही जाती है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि करीब करीब 8 तारीख से ही लोगों का आना शुरू हो गया था। 8 तारीख से, और हमेशा की तरह हमारे विनोद जी के नेतृत्व में उनकी एमपी की टीम, और उन लोगों ने फिर जाना था अपना घूमने के लिए, जो वहाँ के आसपास की लोकेशंस थी जहाँ पे हम नहीं जा पा रहे थे वहाँ। तो उसमें कुछ लोग गए थे, कुछ नहीं जा पाए थे, कुछ का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। रूम वगैरह जो आते जा रहे थे उनको वैसे वैसे अलॉट किए जा रहे थे, और साथ के साथ ही लगातार जो लैपटॉप पर अपडेटेशन का काम है वो चल ही रहा था। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी यहाँ पर। जो विपुल की सिस्टर हैं अलका, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था।
काफ़ी घंटों तक बैठ करके मेरे साथ जो डिटेल्स हैं उनको लैपटॉप पर नोट करवाया। लैपटॉप तो चलो मैं कर ही रहा था, मेरे पास था ही, बाकी इधर हमारे बाकी लोग बाकी की गतिविधियों को संभाल रहे थे। तो ये एक बहुत ही बार बार मुझे वो काम याद आता है क्योंकि बहुत चुनौतीपूर्ण था वो काम। अब मैंने जैसा कि आपको बताया, शायद मुझे लगता है कि किसी कन्वेंशन में पहली बार ऐसा हुआ होगा, पहली बार कि जब मुझे पूरी रात जागना पड़ा। एक पल के लिए भी मैं नहीं सो पाया, एक पल के लिए भी। और ये 8 नवंबर की रात थी और मुझे आज भी ये बहुत अच्छी तरह से याद है। अगले दिन सुबह 8-9 बजे जाकर के कहीं मुझे सोने का मौका मिला, वो भी 1-2 बजे तक के लिए, क्योंकि 9 तारीख को तो फिर प्रोग्राम का आगाज़ ही था, उद्घाटन ही था। वो दिन मुझे आज भी याद रहता है। क्यों? उसका कारण था कि रात भर लोगों ने ऐसे ट्रेन्स ले रखी थी, रिजर्वेशन ले रखे थे। कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है, कोई 1 बजे आ रहा है। उस कन्वेंशन के बाद से फिर थोड़ा मैंने भी सीख ली। मैंने कहा यार ऐसे नहीं चलेगा काम। साथी तो देखो दूर दूर से आते हैं तो वो तो रात भर आएंगे ही आएंगे, या उनकी जो ट्रेन है उसमें वो कुछ कर नहीं सकते, तो जिम्मेदारी बांटनी पड़ती है। वैसे जिम्मेदारी बांटते भी हैं हर बार, लेकिन अब कोई अवेलेबल नहीं हो तो उसमें कोई क्या कर सकता है। और अगर हमारे दोस्त जो निर्धारित तिथि है उससे ही पहले आ जाएं तो कोई क्या कर सकता है। लेकिन उसके बाद स्ट्रिक्टली फिर मैंने मतलब खुद को थोड़ा इतना ज़्यादा परेशान होने नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है, जो एक लिमिट होती है हर चीज़ की, मतलब नॉर्मली अब हम उसके बाद ये करने लगे कि भाई इतनी बजे के बाद आप इस व्यक्ति से संपर्क कर लें। तो उससे थोड़ा मेरा काम मतलब आसान हुआ कि रात में सोने का मौका मिला। लेकिन उस कन्वेंशन तक, या स्पेशली उस कन्वेंशन में, वहाँ पर मस्त एक लॉबी थी। लॉबी में बढ़िया सा सोफ़ा लगा हुआ था और सोफ़े पे बैठ के लोगों का रात भर इंतज़ार करना था कि हाँ साहब आइए, हाँ साहब पधारिए, ये आपका रूम है, इधर जाइए, इस तरह से। हाँ, बाकी लाने ले जाने के लिए बसेस लगी हुई थी, वो कोई दिक्कत नहीं थी स्टेशन से। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। अब एक दिन का गैप हुआ तो कहानी ज़्यादा हुई। अब मैं कोशिश करूँगा वो घटना आपको सुनाऊं जो मुझे लगा कि काफ़ी शायद क्या कहना चाहिए, मतलब मुझे शब्द भी नहीं मिल पा रहे हैं एक्चुअली, कि वो मतलब किसी व्यक्ति के प्रति, मतलब किसी व्यक्ति का संस्था के प्रति या अपने साथियों के प्रति मैं समर्पण भाव की दृष्टि से देखूं, या फिर ऐसे में किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या हो सकती है मैं सोच नहीं सकता। जब आपके घर में इतना बड़ा हादसा हो जाए, इनफैक्ट सबसे बड़ा हादसा हो जाए, और बावजूद उसके 1 महीने बाद ही आप अपने साथियों के लिए तैयार खड़े रहें, उनकी मदद के लिए, उनको लाने के लिए, या उनके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, तो इसको क्या कहिएगा। तो बात तो वहीं से शुरू होगी कि दरअसल वो घटना क्या थी और वो व्यक्ति कौन था। चलिए मिलते हैं फिर किसी और कार्यक्रम में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी वीडियो पसंद आए उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।
Recording in progress. Stop recording. Button.